Today, we will be talking about some of the research which has been undertaken by some big corporations. तो पहले जो मैं बोल रहा हूँ इसकी बात को मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे हम लोग। उसके बाद वॉट एवर द क्वेश्चन वुड बी हम लोग उसको डील करेंगे और मैं आज आप लोगों से भी कुछ इनपुट्स लूँगा। तो सम ऑफ द रिसर्च दैट हैज़ बिन टेकन बाय नंबर ऑफ कंपनीज, उसमें जो पहली रिसर्च का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, दिस कंपनी इज नोन एज अमेरिकन एक्सप्रेस। तो आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये अमेरिकन एक्सप्रेस जो है ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। इनके जो कार्ड्स वगैरह आप देखते हैं ICICI बैंक वगैरह के, तो उसमें आप को ब्रांडिंग करके अमेरिकन एक्सप्रेस का भी कार्ड देखते होंगे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस जो है ये फाइनेंशियल मोबिलिटी तो प्रोवाइड करती ही करती है, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने जब अपनी सेल्स टीम के ऊपर एक रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि उनकी जो एट्रिशन रेट है ये हाई है। एट्रिशन रेट का मतलब ये है कि जो लोग उनकी सेल्स टीम में ज्वाइन करते हैं, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वेन एवर दे गेट अ गुड ऑफर तो दे स्विच एंड दे गो इन टू द कॉम्पिटिटर्स कंपनी, तो वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि इसमें नुकसान क्या हो रहा है। तो जो पहला नुकसान उनको समझ में आया वो ये था कि अमेरिकन एक्सप्रेस वॉज इन्वेस्टिंग मनी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ देयर सेल्स पीपल। और जितने दिन वो रहे हैं यहाँ पर, उनके कंपनी में जितने दिन वो रहे हैं, उन्होंने ये पाया कि इतने दिनों में उन्होंने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो अगर ऐसे एम्प्लॉय चले जाते हैं, अगर ऐसे अच्छे एम्प्लॉय चले जाते हैं उनकी कंपनी से, तो उनको ये एक नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग इशू थी वो ये थी, दे फाउंड कि जितने भी सेल्स के लोग, जितने भी सेल्स के प्रोफेशनल उनकी टीम छोड़ करके जा रहे हैं, खास करके अगर वो दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, सपोज वो वीसा में चले जा रहे हैं, मास्टर कार्ड में चले जा रहे हैं, मेस्ट्रो में चले जा रहे हैं, अगर उनकी कॉम्पिटिटिव कंपनी में वो जा रहे हैं तो दे फाउंड कि दे टेक 30% ऑफ द बिजनेस विथ देम। ये बहुत गौर करने वाली बात है दोस्तों। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत गौर करने वाली बात है कि अगर एक सेल्स का बंदा और अगर सेल्स मैनेजर फ्रॉम दिस कंपनी दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस इज स्विचिंग टू हिज देयर कॉम्पिटिटर, तो व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर लूजिंग 30% ऑफ द बिजनेस जो वो बंदा अचीव कर रहा था। मतलब उसके जगह में कोई दूसरे लोग आएंगे जो उस जगह को फिल करेगा, ऑफ कोर्स वो काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन जितने उनके अकाउंट्स हैं, जितने उनके कस्टमर्स हैं, उसमें से 30% कस्टमर ये बंदा अपने साथ ले जाता है। तो ये बात अमेरिकन एक्सप्रेस को समझ में आ गई। उन्होंने ये बात को समझ लिया कि अगर मेरे सेल्स के लोग अगर मेरी कंपनी से निकल करके जाते हैं दूसरी कंपनी पे, तो वो साथ साथ में बिजनेस भी ले जाते हैं। और जब ये बात समझ में आई तब इन्होंने क्या किया कि नाउ दे गिविंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस टू देयर सेल्स टीम। उन्होंने अब जा करके उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, कंपनसेशन पैकेज को रिवाइज किया, और एट द सेम टाइम उन्होंने ये पाया कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। तो दिस इज वन केस स्टडी विच आई वांटेड टू डिस्कस टू यू। दूसरी केस स्टडी है एक और अमेरिकन कंपनी की जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। ये जनरल इलेक्ट्रिक वही कंपनी है दोस्तों जिसको द ग्रेट इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने स्टार्ट करा था। ये वही कंपनी है जिसको 1980s से लेकर के 90s के दौर तक पूरी तरह से टर्न अराउंड किया था एक CEO ने जिनका नाम है जैक वेल्च। हमने इनकी बात पहले भी करी है क्लास में। इन्होंने एक चीज पाया कि जनरल इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इनटू द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जनरल इलेक्ट्रिक तो बाकी सारे प्रोडक्ट में काम कर ही रही है, उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन वो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी बनाती है, लाइक रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवेंस, डिश वॉशर्स, एयर कंडीशनर्स, तो ये सब तो वो बना ही रहे हैं। उन्होंने पाया कि एक बड़ी यूनिक चीज जो उन्होंने सीखा समझा वो ये था कि एक कस्टमर अपने लाइफ में पूरी की पूरी अगर वो लाइफ साइकिल को स्टडी करे, और ये हमने कंज्यूमर बिहेवियर में थोड़ी बहुत बात करी थी इसकी, एक कस्टमर पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 10 से 12 बार उनके प्रोडक्ट खरीद सकता है। मतलब अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें
तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम दे कैन परचेज अ रेफ्रिजरेटर। डिश वॉशर की बात करें तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स दे कैन परचेज अ डिश वॉशर, क्योंकि इन ड्यूरेबल्स की भी तो एक लाइफ है ना, और उसके बाद पीपल रिप्लेस द ड्यूरेबल्स। तो जनरल इलेक्ट्रिक ने पाया कि जिस तरह के ड्यूरेबल्स वो बेचते हैं, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, देन द डिश वॉशर, जिस तरह के रेफ्रिजरेटर वो बेचते हैं, दे फाउंड कि इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि अगर हम एक कस्टमर को पकड़ें, अगर हम एक एक क्लाइंट को अच्छे से टैकल करें, तो इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उनके लगभग 6 से 8 बार ही विल परचेज अ ड्यूरेबल फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक। एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। ये बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है दोस्तों, कि अगर आप एक कस्टमर को एक रेफ्रिजरेटर सेल करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, और अगर वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से सेटिस्फाइड होता है, now the other time where he will be looking forward to purchase a dishwasher, he will be definitely considering you। तो मैंने अभी अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करी, जहां पर वो कह रहे हैं कि सेल्स पीपल को रिटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ मैंने जनरल इलेक्ट्रिक की बात करी, जहां पे वो कह रहे हैं कि कस्टमर्स को जोड़ करके रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरी तरफ बात करते हैं इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी की, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। एंड वाई आई एम कॉलिंग इट द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखें, अगर आप इस कंपनी के करंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखें, आप पाएंगे कि क्यों ये कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल कंपनी फ्रॉम इंडिया। दिस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। और अगर आप इनके नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 कंपटीटर को देखें, लाइक इफ यू कंपेयर द टोटल सेल्स ऑफ इन्फोसिस, विप्रो एंड कन्वर्जिस टुगेदर, अगर आप इन सभी कंपनियों के सेल को एक साथ जोड़ दें, यू विल फाइंड कि TCS इज लार्जर दैन ऑल 3 टेकन टुगेदर। और ये कैसे हो पाया? ये तब हो पाया जब TCS ने एक बड़ी यूनिक स्ट्रैटेजी पे काम किया। और ये न्यू स्ट्रैटेजी ये थी दोस्तों, कि इन्होंने पाया कि इनके जितने क्लाइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्लाइंट्स आर लोकेटेड इन द डिस्टेंट एरियाज, डिस्टेंट जियोग्राफीज। और TCS ने अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से सर्व करने के लिए इन्होंने अपने एम्प्लॉयज डिप्यूट करने शुरू कर दिए क्लाइंट के साइट पे। सपोज कीजिए कि इन्होंने सिटी ग्रुप, सिटी फाइनेंशियल का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है, सपोज कीजिए। अब अगर बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में कभी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, सर्वर से रिलेटेड या टेक्निकल हैक्स आ जाएं, आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होगा बैंक को। और वो हर बार तो आपको कस्टमर केयर पे कॉल करेगी नहीं कि हाँ मेरा सर्वर डाउन है। ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ होती होगी। आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में कभी गए हो और आप पाएंगे कि बोलते हो आज लिंक नहीं है, कल आना। जरूर ये बात कभी ना कभी आप लोगों ने फेस करी होगी, आज लिंक नहीं है, पता नहीं ये लिंक आता कैसे है। नाउ think about a company like City Financial Group, which is having a huge financial or huge operational scale, and this company was founding some kind of slack in their network. टाटा ने क्या किया, वो उन्हीं के साइट पे अपने एम्प्लॉयज़ डिप्यूट करने शुरू कर दिए कि हाँ भैया ऑफिस आपका होगा, मैं कुछ एम्प्लॉय भेज रहा हूँ, ये आप ही के यहाँ रहेगा, सैलरी मैं दूंगा, आप इसको जगह दे देना। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि वॉट एवर स्मॉल और बिग प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग, इन सारे के सारे प्रॉब्लम को दे विल बी हैंडलिंग बेटर। और धीरे धीरे इसी चीज़ को बाद में इन्फोसिस और विप्रो ने भी कॉपी कर लिया। वाई आई एम सेइंग दिस टू यू is I want today that you should sensitize the issue of relationship that we want to establish with the customers। मैं आज ये बात आपको इसीलिए कह रहा हूं ताकि हम लोग समझ पाए एक चीज की इंपॉर्टेंस सेल्स के फील्ड में, और वो है रिलेशनशिप। और इसीलिए मैंने आपको जितनी बातें बताई, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस की हो जाए, जनरल इलेक्ट्रिक की हो जाए, चाहे वो TCS की हो जाए, विप्रो की हो जाए, इन्फोसिस की हो जाए, ऑल दिस कंपनीज हैव अंडरस्टूड द रूल ऑफ द गेम। इन सारी कंपनीज को समझ में आ गया है कि बिजनेस का सही तरीका क्या है।
and they started teaching their sales team about the future sales strategies. वो लोग क्या कर रहे हैं, अब अपनी टीम को ना वो तैयार कर रहे हैं. जैसे मैं बात करता हूँ दुनिया की एक और वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में नाम आता है, कंपनी का नाम है ड्यूपॉन्ट. सिमिलरली IBM, सिमिलरली HP, सीमेंस, 3M. मतलब आप कंपनी का नाम लेते जाएंगे एंड यू विल फाइंड कि दीज आर सम ऑफ द कंपनीज विच आर पेइंग मोर एंड मोर अटेंशन towards training their sales force so that they are able to create, maintain and enhance their interaction with the customers. वो इसीलिए ट्रेन कर रही हैं, वो इसीलिए अपने सेल्स फोर्स को और तैयार कर रही हैं ताकि वो 3 काम कर पाएं. नंबर 1 इज बिल्डिंग रिलेशनशिप, नंबर 2 इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड नंबर 3 इज एनहांसिंग रिलेशनशिप. ताकि वो रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएं, मेंटेन कर पाएं और टाइम टू टाइम उसको और इन्हांस कर पाएं. और इसीलिए आज जिस सेल्स की हम बात करते हैं इन द करेंट सिनेरियो, वी कॉल दिस द अप्रोच ऑफ टीम सेलिंग. तो आपने पुराने दौर में सुना होगा, आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि सेल्स का बंदा अकेले घूमता है एज अ लोन वुल्फ. वो एक लोन वुल्फ की तरह घूमता रहता है और वो खूब इंजॉय करता है अपने लाइफ को. लेकिन ना आज का टाइम चेंज हो चुका है दोस्तों, और ये आगे भी चेंज होगा बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अप्रोच ऑफ टीम सेलिंग, कि कैसे एज अ टीम वी कैन वर्क विद इन द कॉर्पोरेट, विद इन द कंपनी एंड वी कैन एग्जीक्यूट द सेल. लेकिन उससे पहले मैं आपको या मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा, और अब मैं आपको अनम्यूट करूँगा या मैं आपसे पूछूँगा कि क्या है इसके आंसर. मैं 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा. नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर रिलेशनशिप. नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर रिलेशनशिप एंड नंबर 2 इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप. उसके बेनिफिट क्या हैं, ये मैं आपसे 2 चीज़ें अभी पूछूंगा. तो प्लीज़ आंसर मी व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 2 थिंग्स. क्या समझते हैं आप इससे? What do you mean by customer relationship and what are the benefits of customer relationship? Hello, sir. Yes. Hello. Yes, you are Sir, audible. yes, sir. इन कस्टमर रिलेशनशिप मीन्स कि हाँ, हम लोग अपना कस्टमर को कैसे सर्व कर रहे हैं, कितना बेनिफिट वे में, और कैसे उसको रिटेन कर रहे हैं, और उससे हमको ये फायदा होगा कि वो मेरा कस्टमर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और वो मेरे मेरे साथ हमेशा बिजनेस में रहेगा, हमेशा 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 मेरे से ही सामान लेगा या फिर हमें को प्रॉफिट देगा. ठीक है, चलो तो आपने मतलब भी बता दिया, बेनिफिट्स भी बता दिया. और कोई? हेलो हाँ जी. सर, कस्टमर रिलेशनशिप मेरे हिसाब से जो कस्टमर मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके हम्म. साथ मतलब डेली का रिस्पॉन्स और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है या नहीं, और कितना बेहतर तरीके से हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे ये है. और बेनिफिट ये हो सकता है कि मतलब अगर वो मेरे सर्विस या प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो या वो तो लंबे समय तक रिटेन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कुछ और भी अपने तरफ से ऐड ऑन कर सकता है कस्टमर. हम्म. ठीक. सर जैसे सर शोरूम में अलग अलग सर इंश्योरेंस के कंपनी रहते हैं ना वहाँ सर फाइनेंस करने के लिए. हाँ हाँ. तो जैसे सर मान लीजिए कोई HDFC बैंक का है, कोई ICICI बैंक का, कोई कस्टमर सर फर्स्ट दिन देखने आया सिर्फ विंडो शॉपिंग करने, हाँ तो हाँ. वैसा में भी सर अगर थोड़ा मोड़ा उससे हम बात किए, थोड़ा सा उससे जैसे सर कुछ हाल चाल लिया या जिस तरह से भी बात किया, तो हो सकता है जब वो फाइनेंस करेगा तो 2-3 बैंक के वहाँ तो फाइनेंस रहते हैं, तो हो सकता है कि सर वही थोड़ा सा रिलेशन के चलते वो हमसे फाइनेंस करवा ले. अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं हमारे साथ, और आई वुड लाइक टू टेक ओपिनियन ऑफ ऑल ऑफ यू, कि जो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन कस्टमर्स के साथ, जितने भी कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, उन कस्टमर के साथ हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए. तो डू यू अग्री?
हेलो, हेलो, नेटवर्क कनेक्टिविटी या सो देयर वाज एन नेटवर्क इशू। हाँ, तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि जो भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें उन सारे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहिए। सही है क्या ये? यही कहना चाह रहे हैं आप ओम? यस सर, यस यस सर। मतलब जितने भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें उन कस्टमर्स के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है ना? और सर जो नए भी सर जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने का कोशिश करना चाहिए रिलेशनशिप से सर, कंपनी का प्रोडक्ट का पहले रिलेशनशिप बाद में प्रोडक्ट। अच्छा जो अच्छा, जो जो नए जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं, मान लो जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ वी नीड टू मेक अ गुड रिलेशनशिप। यस अग्री? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, अब जो मैं चीज़ समझाने जा रहा हूँ, अच्छा है कि आप लोगों ने यस कहा। जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ उसको पहले इसको समझना, और फिर ये सवाल ना मैं दोबारा पूछूंगा आपसे। चलो, इन आर लास्ट ट्राइमेस्टर यू हैव लर्नड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बटरफ्लाई, ट्रू फ्रेंड, स्ट्रेंजर एंड बार्नेकल्स। पिछले ट्राइमेस्टर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 और 2 में, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने अपने कस्टमर्स को ना एक एक्सिस में डालने की कोशिश करी। इसको समझना पहले, उसके बाद मैं फिर पूछूंगा आपसे। यहाँ पर एक्स एक्सिस में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड लॉयल्टी। तो लॉयल्टी का मतलब हमें समझ में आता है कि कस्टमर हु आर विद अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड द लॉयल कस्टमर्स। तो आप देखेंगे यहाँ जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। दूसरी तरफ जो वाई एक्सिस है, ये बता रहा है अबाउट पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप उस कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक तरफ दिखा रहा है हाई और दूसरी तरफ नीचे में दिखा रहा है लो। इन दो क्वाड्रेंट की वजह से, या इन दो एक्सिस की वजह से हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इन दो एक्सिस की वजह से हमें ये 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं, जिसमें कि पहला क्वाड्रेंट है स्ट्रेंजर्स का। तो ये कौन लोग हैं? जो आपके साथ लॉयल नहीं हैं, नंबर 1, यानी कि लॉयल्टी बहुत कम है। नंबर 2, इनसे आप ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे, आप इनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं ले पाओगे। द सेकेंड क्वाड्रेंट इज बार्नेकल्स। ये बार्नेकल्स का मतलब क्या है, बस समझ लो। बार्नेकल्स का शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में मीनिंग है कि समुद्री जीव जो कि शिप में चिपक जाते हैं, नाव में, शिप में, बड़ी जहाज में चिपक जाते हैं और वो उसी के साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये बार्नेकल्स कौन है? ये आपके लॉयल तो हैं, ये लॉयल हैं, ये आपके साथ हैं, लेकिन ना इससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलने वाली है दोस्तों। मैं क्या करके फिर इसमें बात करूंगा। द नंबर 3 इज कॉल्ड बटरफ्लाई। दे आर वेरी प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। ये प्रॉफिटेबल हैं, ये आपको अच्छी खासी सेल देते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लॉयल नहीं है, दे आर नॉट लॉयल्स। और चौथे नंबर पे यू आर सेइंग ट्रू फ्रेंड्स, आपके सच्चे मित्र। और ये वो लोग हैं जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, और जब तक रहेंगे ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देते रहेंगे। तो चलिए, हमने क्या किया है, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं हमने उनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में वी हैव डिवाइडेड देम, एंड द 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर स्ट्रेंजर्स, बार्नेकल्स, बटरफ्लाइज एंड ट्रू फ्रेंड्स। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, तो थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करना चाहता हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, जो पहले थे जिनका नाम था स्ट्रेंजर्स, ये कौन है? दे आर हैविंग द लिटिल फिट बिटवीन द कंपनीज ऑफरिंग एंड द कस्टमर्स नीड। ये बहुत ज़्यादा फिट नहीं होते हैं आपके हिसाब से। ये आपके पास आते तो हैं, प्रोडक्ट खरीदते तो हैं, खूब नेगोशिएट कराते हैं, खूब बार्गेनिंग कराते हैं, और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं।
सो दे आर गिविंग यू द लोवेस्ट प्रॉफिट पोटेंशियल, सबसे कम प्रॉफिट आपको इन्हीं से होनी है, और ये लोग आपके साथ रहने वाले भी नहीं हैं। चलिए बात करते हैं बार्नेकल्स की। ये लोग आपके साथ रहेंगे जरूर, ये लोग आपके साथ रहेंगे, लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे, बट द प्रॉब्लम वुड बी कि दे विल गिव यू अ लो प्रॉफिट पोटेंशियल, विच मीन्स सपोज आप काम कर रहे हैं एक बैंक के लिए, सपोज द नेम ऑफ द बैंक इज HDFC बैंक। हालांकि HDFC बैंक के चार्जेस ज़्यादा हैं, चलो बात कर लेते हैं दूसरे बैंक की जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है। सपोज बात करते हैं जना बैंक की। तो यू आर वर्किंग विद जना बैंक और आपने कस्टमर को कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अकाउंट खुलवा ले, ये सारी बेनिफिट्स हैं और 2,000 रुपये में अकाउंट खुल जाएगी। और ये बंदा क्या करता है, 2,000 रुपये में अकाउंट खुलवा करके छोड़ देता है, ना तो ट्रांजैक्शन करता है, ना तो डिपॉजिट करता है, ना तो आपसे लोन की बात करता है, ना तो आपके प्रोडक्ट यूज़ करता है, ना तो पैसे विड्रॉ करता है, ना तो डिपॉजिट करता है, लेकिन आपके साथ है। ये बंदा जो है ये आपके साथ है, ये आपके साथ ही चलेगा। दे आर कॉल्ड बार्नेकल्स। लो प्रॉफिटेबिलिटी बट लॉन्ग टर्म, राइट। चलिए बात करते हैं बटरफ्लाइज की। बटरफ्लाइज इज एक्चुअली अ वेरी गुड फिट, दे आर अ वेरी गुड फिट। जो आप बना रहे हैं, जिस तरह के कस्टमर आप चाहते हैं, ये वो कस्टमर हैं, बट द ओनली इशू विद देम इज दे आर शॉर्ट टर्म कस्टमर्स। तो दे विजिट यू एट वंस, दे परचेज अ प्रोडक्ट एंड देन दे गो आउट, दे डोंट कम बैक। लेकिन जब ये आए थे तो दे हैव गिवन यू अ गुड प्रॉफिट, दे आर कॉल्ड बटरफ्लाइज। और लास्ट में आप देखते हैं ट्रू फ्रेंड्स, these are the real good fit for you. Why? Because they are giving you the highest profit potential and at the same time they are giving you the long term loyalty. तो मेरा सवाल वही है दोस्तों जो मैंने आपसे पूछा था। मेरा सवाल वही है कि अगर हमारे पास जितने कस्टमर्स हैं, जितने सारे कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमें उन सभी कस्टमर के साथ इक्वल रिलेशनशिप बनानी चाहिए? आपने पहले हाँ कहा था। नहीं, रिलेशन अगर इस बनेगा सर। नहीं बोल सकते। करुणा प्रिया, राहुल सेठ और ओम प्रकाश, ओम सिंह, आपने पहले हाँ कहा था। हाँ, पर अब नहीं सर। अब नहीं। ये बात जान लो कि अगर आपके जितने कस्टमर्स हैं, बिकॉज ना मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप इज एक्चुअली कॉस्टली फॉर कंपनी। कंपनी को तो पैसे लगते हैं ना उसमें। तो हम Yes. सारे कस्टमर्स के पीछे नहीं भागें, हम सारे कस्टमर्स के पीछे नहीं भागें। वी शुड डेडिकेट आवर रिसोर्सेज टुवर्ड्स द ट्रू फ्रेंड्स, जो हमारे साथ लंबे समय तक चलेगा, जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देखें। और इन द मीन वाइल अगर बटरफ्लाई साथ में आते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। अगर जो बटरफ्लाईज हैं वो साथ में आते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन जिन दो लोगों से हमें बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, मतलब उनको अगर आप प्रोडक्ट दे देते हैं अच्छी बात है, वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है अच्छी बात है, फिर उनको उसी समय भूल जाओ यार, उस पर ना रिसोर्स मत लगाओ, क्योंकि ना तो ये आपको प्रॉफिट देने वाले हैं, मैं स्ट्रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, बार्नेकल्स की बात कर रहा हूँ, और ना ही ये लंबे समय तक आपके साथ चलने वाले हैं। यहाँ मैं स्ट्रेंजर्स की बात कर रहा हूँ। अगर बार्नेकल्स लंबे समय तक आपके साथ चले भी, अगर वो एक सेविंग अकाउंट 2,000 रुपया का खुलवा करके आपके साथ रख भी दे, आपके बैंक को ना इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसीलिए अब जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं इन सेलिंग, इन B2B सेलिंग प्रिसाइसली, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप विथ द ट्रू फ्रेंड्स, जो हमारे सच्चे मित्र हैं। ये नाम भी बहुत एप्ट है, राइट? तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग talks about maintaining the relationship with the selected group of customers. याद रखिएगा, selected group of customers, not with all customers. Excuse me, sir. हाँ जी, Excuse me, sir. Sir, Vinod, sir. हाँ विनोद जी, Sir, hello, sir. या Sir, even the true friends जो हैं, sir, even at one time they may be in the strange और बार्सिलोना में, शायद हमें how can we make out कि ये आगे जाके true friend नहीं बनेगा, because if we start neglecting them, they may
but because no one goes directly to true friends. Initially, they will be either butterfly or strange or Barcelona. Then only they will move towards true friends. So how do we differentiate them, sir? कि ये true friend बनेगा हमारा आगे जाकर. दैट कैन बी डन इन द स्टेजेस ऑफ सेलिंग, जो हम लोग आगे समझेंगे विनोद जी। लेकिन चूंकि आपने ये क्वेश्चन अभी पूछा है तो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। द मोमेंट व्हेन वी प्रोस्पेक्ट द फॉर द कस्टमर्स, जब हम लोग ये प्रोस्पेक्टिंग का काम शुरू करते हैं तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर्स। अब सपोज कि मैं जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ उस पर मैं अकाउंट के लिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ एक ग्रेजुएट लेवल के बच्चे को, जो कि अभी काम करने में उसको 5 साल लगेंगे, 5 साल के बाद वो पैसा कमाना शुरू करेगा। दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेसमैन है जो पिछले 5 सालों से बिजनेस चला रहा है। तीसरी तरफ एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी पर मंथ की लाख रुपए है, और उसके बाद जब वो रिटायर होगा तो उसको उसके साथ में जो बोनसेस, इंसेंटिव और जो पर्क सब, ग्रेचुइटी सब मिला करके 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब देखिए, अकाउंट तो मैं एक ही खुलवा रहा हूँ तीनों से, मैं एक ही तरह के अकाउंट तीनों से खुलवा रहा हूँ, लेकिन इन तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। एक ऐसा कस्टमर है जो अनएम्प्लॉयड है और अगले 5 साल उसकी एम्प्लॉयमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। एक ऐसा कस्टमर है जो एम्प्लॉयड है एंड इज डूइंग गुड। एक ऐसा कस्टमर है जो एम्प्लॉयड है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और अगले 2 साल में उसको 3-4 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और फिर वो पैसे को कहाँ रखेगा, वो पैसा कहाँ खर्च करेगा, उसको हम क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं उसके हिसाब से। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन सेल्स, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं यू टेक अ वेरी गुड चेक ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर्स। और व्हेन यू सी द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर्स, और जब आप उनसे कई बार बीच बीच में अप्रोच करते हैं, बीच बीच में आप जब उनसे मिलते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है ये कस्टमर कैसा है। एंड दैट इज अ नैक विच अ सेल्स पीपल डेवलप विथ टाइम। ये नैक सेल्स पीपल टाइम के साथ डेवलप कर लेते हैं। एक बात तो आप भी सहमत होंगे विनोद जी कि 100 में से 100 लोग आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस बात में तो आप भी सहमत होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द 20% ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कस्टमर्स। तो मैंने आपको एक क्लास में 20-80 का रूल समझाया था, जिससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। इफ यू रिमेंबर, in one of the orientation classes I have told you about the 20-80 rule, where I have Yes, sir. told Yes, sir. that 20% of the customers actually gives 80% of the revenue. 20% of the customer gives 80% of the business. तो अगर आप ऐसे 20% को आइडेंटिफाई कर ले विनोद जी, और अगर ऐसे कस्टमर्स के ऊपर आप टाइम, रिसोर्सेस, एफर्ट डिवोट करना शुरू कर दें, you will be more organized, you will be more contributing for the organization. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस 20%। और ये एक दिन में तो नहीं होने वाला है ना, मतलब हम लोग तो कोई ज्योतिष वगैरह है नहीं कि हम देखें और बता दें कि हाँ भैया तुमसे हमें इतना करोड़ का फायदा होने वाला है। ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन हाँ विथ टाइम ग्रेजुअली जो आपके बिजनेस टर्म्स हैं उनके साथ, जो उनकी प्रोफाइल है, उसके साथ साथ में आप ये धीरे धीरे उस पर वर्कआउट करते हो और ये पाते हो कि हाउ दिस पीपल वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है क्या विनोद जी? ये आप ही का क्वेश्चन था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. True. Sir. Got it. ठीक है, तो चलो अब अभी जो हम बात करने वाले हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेलिंग स्ट्रैटेजी फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से सेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों को बताया गया अबाउट रिलेशनशिप सेलिंग, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स। रिसर्च में ये भी पाया गया, और कहीं चाहे तो आप इसको लिख लें, कहीं चाहे तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं इन योर जॉब इंटरव्यूज। रिसर्च में ये भी पाया गया कि रिटेनिंग अ कस्टमर्स इज 5 times चीपर दैन टू गेट अ न्यू कस्टमर। रिटेनिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो कस्टमर आपके पास रिटेन किया हुआ है, उसको रिटेन करना ना 5 गुना सस्ता है, 5 गुना किफ़ायती है एक नए कस्टमर को ढूंढने के बराबर। क्योंकि अगर आप नए कस्टमर को ढूंढते हैं, again you need to make numerous calls, again you need to give the presentation of the company, again you need to build the trust with that customer, again you need to go through the entire process of sales। और ये महंगा पड़ता है यार, ये बहुत कॉस्टली है यार, बहुत एक्सपेंसिव है ये। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं,
क्यों ना हम उसी कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स को चुने और उनके साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाएं। लेकिन आप ये मत समझिए कि सिर्फ फ़ायदा सिर्फ हमारा हो रहा है, नहीं, ये फ़ायदा हमारे उन कस्टमर्स का भी हो रहा है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट सेल्स इज़ अ विन विन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन हम तभी जीतेंगे जब हमारा कस्टमर जीतेगा, ठीक है। एंड दैट इज द मोस्ट वंडरफुल पार्ट विच आई लव इन दिस प्रोफेशन, इन दिस ऑक्यूपेशन। तो चलिए बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी या रिलेशनशिप सेलिंग। तो रिलेशनशिप सेलिंग क्या होता है, पहले हम लोग वो जानेंगे। देखिए, सेल्स पीपल कंसंट्रेट देयर टीम सेलिंग एफर्ट्स। आप याद कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये वर्ड यूज किया है, टीम सेलिंग। नाउ वी आर नॉट वर्किंग एज अ वन मैन आर्मी। अब हम लोग वन मैन आर्मी की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि हम सनी पाजी की तरह उठे, हम पाकिस्तान गए, हम अशरफ अली को पकड़े, हमने चापाकल उठाया, सकीना को उठाया, वहाँ से चले आए। तो वो वन मैन आर्मी है, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करते हैं आज, तो आज हम वन मैन आर्मी अपने आप को नहीं सोचते। आज हम बात करते हैं पूरे के पूरे टीम की। आज हम काम करते हैं टीम की तरह, राइट। तो इसीलिए लिखा गया है कि सेल्स पीपल कॉन्सेंट्रेट देयर टीम सेलिंग एफर्ट्स ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सर्विस। यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड लिखा गया है, बिल्डिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अनलेस एंड अनटिल you are building trust, people will not purchase from you. अगर आप ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए, आप अगर कंपनी के पास जाते हैं ना, तो यू आर द फेस ऑफ द कंपनी। इफ यू आर परचेजिंग समथिंग, सपोज योर क्लाइंट इज परचेजिंग समथिंग फ्रॉम यू, ही इज ट्रस्टिंग यू। कंपनी तो बाद में आती है यार, कंपनी प्रोडक्ट ये सब बाद में आते हैं, पहले आप आते हैं। और इसीलिए पहले वी शुड ट्राई टू सेल आवरसेल्फ। मतलब पहले हम अपनी आइडियाज़, अपने बिलीफ, अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट, उसके बाद आती है आपकी कंपनी, इन द सेम ऑर्डर, राइट। सो सेल्स पीपल कॉन्सेंट्रेट देयर टीम सेलिंग एफर्ट्स ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सर्विस ऑन अ फ्यू केयरफुली सिलेक्टेड कस्टमर्स। यहाँ गौर करना, सबके साथ नहीं भाई, सबके साथ नहीं। वो 2000 का सेविंग अकाउंट वाले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं वो तो मेरे लिए ही विल बी बिकमिंग अ पेन। उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए वो मेरे को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा के देगा। उसके लिए मैं पासबुक बनाऊं, उसके लिए मैं एक अकाउंट मेंटेन करूं, वो तो मुझे और परेशान करेगा। स्ट्रेंजर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो आएगा जाएगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा पता नहीं, दिमाग जरूर खाएगा। उसके लिए भी बिल्कुल नहीं, वो टाइम भी खराब करेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेलेक्टिंग वेरी फ्यू ग्रुप, जिसको अभी हम लोग जान रहे थे ट्रू फ्रेंड्स के नाम से। अभी हमने 4 ग्रुप देख लिया ना। पहला ग्रुप था स्ट्रेंजर, दूसरा ग्रुप था बार्नेकल्स, तीसरा ग्रुप था बटरफ्लाई और चौथा ग्रुप था ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रू फ्रेंड्स की। तो आपको ना सबके साथ रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप फ्री हैं, आप डरिए मत, आपको सबके साथ रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है। You need to build trust, you need to build a very good relationship with a very few carefully selected customers, सबके साथ नहीं। और ये रिलेशनशिप जो चलेगी, ये चलेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्यों चलेगी? बिकॉज आप चाहते हैं टू बिकम द प्रेफर्ड और द सोल सप्लायर टू योर क्लाइंट। आप चाहते हैं कि आप ही उनके सोल सप्लायर बन जाएं, आप ही उनके प्रेफर्ड कस्टमर्स बन जाएं। आज देखिए ना, जो सप्लायर होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, मैं खास करके बात करता हूँ स्कूलों की। आप देखिए कि आज स्कूलों में किस तरह की मोनोपोली चल रही है कि आपको यूनिफॉर्म वहीं से खरीदना है, किताबें वहीं से खरीदनी है आपको कार्ड वहीं से बनवाना है। अब क्या हुआ, ये जो वेंडर्स थे ना, इन वेंडर्स ने एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है स्कूलों के साथ, जिससे फ़ायदा ये हुआ इनको कि दे हैव बिकम द सोल सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट। और मैं आपको बोलूँगा, आपको पता नहीं, सुन करके थोड़ा अजीब लगेगा। आई नो सम ऑफ द सप्लायर्स हु आर अर्निंग इन करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपी। They have built a trust with some of the schools for a longer period of time and they have become the preferred supplier। अब तो वो स्टेशनरी भी बेच रहे हैं, कॉपी भी बेच रहे हैं
मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको बुरा मत मानना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, इफ़ यू आर गिविंग अ सप्लाई टू अ बिग इंडस्ट्री, अगर आप बड़े इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर्स, टूल्स, ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, अगर आप एक इंडस्ट्री को सप्लायर कर रहे हैं और अगर आप उसके सोल सप्लायर बन जाएं, जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपको कितना मुनाफा होगा। आई मस्ट से कि विनोद जी विल कोरिलेट विद दिस। विनोद जी, यू विल अप्रिशिएट कि जो लोग एक एक बार Yes, sir. पकड़ लेते हैं मिलिट्री का अकाउंट, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो Yes, sir. मिलिट्री का अकाउंट पकड़ लेते हैं, आप सोच नहीं Yes, सकते sir, विनोद yes, जी हाउ मच दे अर्न, उनकी क्या अर्निंग होती है Yes, ना, you're यू right. कैन नॉट इमेजिन। और वो करते क्या है ना, दे Yes, sir. गेन अ ट्रस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे बिकम देयर सोल सप्लायर। हर चीज वही सप्लाई करते हैं फिर। तो ये कैसे हो पाया? ये हो पाया बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग। ठीक है, और ये हम सबके साथ नहीं करते हैं, ये हम करते हैं विद द सिलेक्टेड लॉट ऑफ कस्टमर्स। और इसका फायदा क्या है विनोद जी? इसका फायदा ये है कि अगर आप रिलेशनशिप सेलिंग बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, यू कैन डू क्रॉस सेलिंग। आज एक नया वर्ड सीख लो मेरे से, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट को वो खरीदता है वो तो लेगा ही लेगा, आप उसके साथ में ना कुछ नए प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उसने आपसे सेविंग अकाउंट लिया हुआ है, आप सेविंग अकाउंट के साथ में उसको मेडिकल हेल्थ क्लेम पॉलिसी भी दे सकते हैं, आप उसको टर्म प्लान भी दे सकते हैं। सपोज यू आर सप्लाइंग टू अ इंडस्ट्री, जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, टूल्स, आप उनको लुब्रिकेंट्स भी सप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग। तो एक प्रोडक्ट कैटेगरी को अगर वो ले रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी आपसे दूसरे प्रोडक्ट को भी खरीदने में। तो पहला फायदा क्या है? इट इज क्रॉस सेलिंग। दूसरा फायदा है कि हर एक अच्छे क्लाइंट से यू कैन गेट एट लीस्ट 10 रेफरल्स। हर एक अच्छे क्लाइंट से यू कैन गेट एट लीस्ट 10 रेफरल्स। और जनरली एक आदमी जो है ना, ये बड़ी पते की बात मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहें तो उस पर रिसर्च कर लेना। ये अलग बात है कि कोविड में भी जब शादी ब्याह हो रहा है ना, तो मोदी जी ने कहा है कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए और परमिशन लेना पड़ेगा 50 के लिए भी। लेकिन जनरली आप देखिएगा, हमारे जो शादी विवाह का फंक्शन होता है, या अगर मरनी का भी फंक्शन होता है, जब लोग मरते हैं, लोग मैयत में जाते हैं, अब देखिएगा जो एवरेज गैदरिंग होती है ना, दैट इज बिटवीन 200 to 500 600। मतलब ये है कि एक आदमी अपने जीवन काल में लगभग 250-300 लोगों को अच्छी तरह से जानता है, जो उसके सुख में भी साथ है, जो उसके दुख में भी साथ है। आप मानते होंगे इस बात को। अगर आप उसका 10% का भी रेफरल ले पाए ना, मतलब 250 लोग में अगर आप 10% का भी रेफरल ले पाए, तो इट इज 25 एंड दैट कुड बी योर न्यू क्लाइंट्स। अगर एक बिजनेस में कोई काम कर रहा है, मान लीजिए अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं एक होटल को जिसका नाम है होटल मानसिंह पैलेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी नियर ताज इन आगरा। अगर आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं ना, तो वो सेम इंडस्ट्री के 5 और F&B मैनेजर्स को जानता है। और अगर आप पूछते हैं कि भाई साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोडक्ट से किसी और को फ़ायदा हो सकता है, या अगर आप चाहते हैं कि मेरी और हेल्प करें, तो क्या आप मुझे कुछ रेफरल दे सकते हैं? टेक माई वर्ड, नो बडी विल डिनाई यू। कोई आपको डिनाई नहीं करेगा। तो जो दूसरा फ़ायदा है वो है रेफरल्स का, वहाँ से हमें और लीड्स जनरेट हो जाती हैं। जो तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, वो है जिसको हम लोग वोमा कहते हैं। वोमा स्टैंड्स फॉर वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, वोमा। और ये वोमा क्या करता है? ये आपके लिए, आपके कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग करता है ऑटोमेटिकली। आप इसके लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मान लो अगर मैं आपको सेल्स पढ़ा रहा हूं, मान लो अगर आपको सेल्स पढ़ करके अच्छा लगता होगा, आपको खुशी मिलती होगी, आपको लगता होगा ये 50 मिनट कैसे खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलता, हो गए 50 मिनट। मान लो अगर ये सेल्स पढ़ करके आपको अच्छा लगता होगा, तो आप जरूर एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते होंगे, यार मजा आता है सेल्स पढ़ के। हो सकता है आप लोग इसको सीरियसली एज अ ऑक्यूपेशन, एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हो, एज अ करियर लेना चाहते हो। और आप इस प्रोफेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, या हो सकता है मतलब इन अ एक्सट्रीम केस मेरे बारे में, you can give a positive word of mouth. Similarly, if a client is purchasing something from you, he will spread a positive word of mouth with his close circuit. और फिर लोगों को पता चलेगा, नहीं यार, this boy is very good, this chap is very good,
he is pure, he is honest, he is giving a very good service to the clients. तो इससे तीसरा जो फायदा है, पहला फायदा है क्रॉस सेलिंग का, आपकी बिजनेस बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा है रेफरल्स का, आपको फ्यूचर में और क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तीसरा फायदा है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का। ये सब चीज़ें स्लाइड में नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंटरव्यू में काम आ जाएगा। तीसरा फायदा है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का। चौथा फायदा है कि ये सस्ता पड़ता है। रिलेशनशिप सेलिंग जो है ना, ये आपको सस्ता पड़ता है, और ये रिसर्च कहता है इट इज़ 5 times चीपर दैन टू गेट अ न्यू क्लाइंट। और पांचवा जो बड़ा फायदा है वो ये है कि यू क्रिएट अ लॉयल कस्टमर बेस। आप एक लॉयल कस्टमर बेस बनाते हैं दोस्तों। और ये लॉयल कस्टमर बेस बनाने से क्या होता है कि कल होकर के ना, अगर मान लीजिए मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, मान लीजिए आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, द नेम ऑफ द कंपनी इज एशियन पेंट्स, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, सपोज दैट कॉम्पिटिटर इज फ्रॉम द नेरोलैक और बर्जर, वो जब उस क्लाइंट के पास जाता है तो बोलता है कि नहीं भैया, तुम मुझे हो सकता है 2 टका प्रॉफिट ज़्यादा दे दो, लेकिन नहीं भैया, मैं उनके साथ काम करता हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगा। और मैं से कई लोगों को जानता हूँ दोस्तों, मैं से कई लोगों को जानता हूँ जिनको तोड़ने के लिए, जिनको वहाँ से उस अकाउंट को काटने के लिए लोग कई सारे हथकंडे अपनाते हैं, बाय गिविंग देम मोर बेटर और मोर अट्रैक्टिव ऑफर्स, लेसर प्राइस, बेनिफिट्स, फॉरेन टूर, ये सभी चीज़ें देते हैं। लेकिन ऐसे क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं उसी के साथ काम करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे उसके लिए हो सकता है मेरे को 5 रुपया कम मिले, 5 रुपया कम मुनाफा हो, लेकिन मैं उसी के साथ रहूँगा। क्यों? बिकॉज दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स, ये आपके सच्चे मित्र हैं। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना है टाइम, अगर हमें इन्वेस्ट करना है रिसोर्सेज, तो क्यों ना हम इन्वेस्ट करें अपने ट्रू फ्रेंड्स के ऊपर, और ऐसे कस्टमर्स को जाने दें। जो दूसरे कस्टमर्स हैं, खास करके स्ट्रेंजर्स और बार्नेकल्स, उनको जाने दें। अगर तुम जाना चाहते हो भैया, जाओ। वैसे भी तुमसे हमें जो बिजनेस मिलता है वो एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन का बिजनेस है। अगर तुम हमारे साथ रहते हो, गुड। अगर हमारे साथ नहीं रह पाते हो, अगेन गुड। लेकिन अगर तुम अपग्रेड हो जाते हो, अगर बार्नेकल्स अपग्रेड हो जाता है ट्रू फ्रेंड्स में, अगर बटरफ्लाई अपग्रेड हो जाता है ट्रू फ्रेंड्स में, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। तो ईदर वी शुड ट्राई टू अपग्रेड देम, और वी शुड ओनली फोकस ऑन द ट्रू फ्रेंड्स। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग। तो दोस्तों, यहां पर हमारा टाइम पूरा हुआ आज का। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग। तो आप कम से कम ये समझ लीजिए, एक मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिए कि सारे कस्टमर्स के लिए अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बनो, लेकिन कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के लिए ना बहुत अच्छा बन जाओ, क्योंकि ये जिसके लिए आप बहुत अच्छा बनेंगे, दे विल बी द वन जो आपके साथ लंबे समय तक चलेंगे। थैंक यू सो मच।